आपकी फर्स्ट यूनिट बेसिकली कंसिस्ट करेगी जो भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ा है अपने 11th-12th में, उसके प्रिंसिपल्स लाइक डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ बेसिकली पढ़ोगे वो जो तुमने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं उनका आप बेसिकली यहाँ रिवीजन करोगे और देखोगे कि हाँ किस तरीके से ये चीज हेल्पफुल होगी जब तुम अगर सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो ये किस तरह से तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। देन ईके डायग्राम, यहाँ से बेसिकली तुम्हारा स्टार्ट होगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ से तुम ये देखना शुरू करोगे कि किस तरह से तुम सॉलिड्स का या सॉलिड्स में किस तरह से एनर्जी डायग्राम क्रिएट होता है, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है और किस तरह से वो बैंड में लाई करते हैं। देन सेकेंड यूनिट में आप चेक करोगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम। तो उससे पहले आपको देखना रहेगा कि हाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। उसके बाद कैरियर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है, इसमें बेसिकली आप देखोगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट से आपको करंट मिलती है। कौन कौन सी करंट मिलती है वो आप आगे देखोगे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट। देन सेकेंड यूनिट में आप मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी देखोगे, ठीक। मोबिलिटी मीनिंग आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हर पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में उसकी जो मूविंग कैपेसिटी होती है वो किस तरह से वो मूव करेगा, वो कितनी कितनी होती है और कैसे डिफाइंड होती है, वो बेसिकली आप मोबिलिटी में देखोगे। देन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है वो आप देखोगे। देन शीट रेजिस्टेंस एंड डिजाइन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड यूनिट में बेसिकली देखोगे कि जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, मीनिंग जब सिलिकॉन में आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फिर वापस वो रिकम्बाइन कैसे हो रहा है एंड उसकी वजह से करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक। देन आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। उसके बाद एक टॉपिक है पीएन जंक्शन। आई गेस आपने सबने इसका नाम सुना होगा एज अ डायोड, और मे भी बहुत से लोगों ने अपने 10th-12th में पढ़ा भी होगा कि पीएन जंक्शन बेसिकली एन और पी का जंक्शन करके पढ़ा होगा, ठीक। देन उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल सिग्नल स्विचिंग मॉडल, मीनिंग आप अगर डायोड को यूज कर रहे हो और कहीं पे इस तरीके से यूज कर रहे हो जहां पे आपकी जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो स्मॉल सिग्नल्स है, मीनिंग काफी स्मॉल से वोल्टेजेस हैं, वो एसी वोल्टेजेस हो सकते हैं या डीसी वोल्टेजेस होते हैं। वहां पे जब आप उन वोल्टेजेस को चेंज करते हो, उनकी पोलैरिटी चेंज करते हो, तो डायोड किस तरीके से बिहेव करता है उसकी एक मॉडलिंग बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देन आफ्टर फोर्थ यूनिट में आप देखोगे कि हाँ अगर डायोड को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेजेस प्रोवाइड किए तो कैसे उसमें ब्रेकडाउन हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ब्रेकडाउन वहां पे हो सकते हैं। यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन के साथ आप यहाँ पे आप जेनर ब्रेकडाउन भी देखोगे, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन के साथ आप जेनर ब्रेकडाउन भी देखोगे। जब आपको जेनर ब्रेकडाउन देखने के बाद आप बेसिकली देखोगे कि जेनर ब्रेकडाउन के फिनोमिना पे एक डायोड हमने बेसिकली बना रखा है जिसको हमने जेनर डायोड बोला हुआ है, ठीक। ये आपको बेसिकली जेनर डायोड में देखना है कि हाँ ये काम क्या करता है। ये बेसिकली यूज में आता है कि हाँ अगर आपको कहीं पे भी एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करानी है, अगर आपको किसी सर्किट में कांस्टेंट सप्लाई, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है तो आप वहां पे जेनर डायोड का यूज करोगे। सिमिलरली उसके बाद आप शॉटकी डायोड देखोगे, ठीक। ये स्पेशल टाइप डायोड है तुम्हारा। देन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखोगे, नाम जरूर इसका सुना होगा, ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, ठीक। तो ये देखोगे कि किस तरह से ये ट्रांजिस्टर काम करता है, किस तरह से ये एम्पलीफिकेशन करता है। देन आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड एबम मोल मॉडल ऑफ बीजेटी, कि इन्होंने किस तरीके से बीजेटी को की मॉडलिंग की थी कि हमें अगर बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक या उसके सर्किट में अगर बीजेटी कहीं पे लगा हुआ है उसकी स्टडी करनी है तो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर मॉडल दिया था, एक इलेक्ट्रिकल मॉडल दिया था कि किस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो या उसकी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। देन आपको बेसिक ऑफ मॉसफेट देखना है, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, ठीक। प्रेजेंट टाइम पे हम इसी को यूज कर रहे हैं अगर कहीं पे भी हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना होता है। रीजन कि ये इजीली फैब्रिकेट हो जाता है एक आईसी में, बीजेटी को आप आईसी में फैब्रिकेट नहीं कर सकते हो,
इसको आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह ही यूज करते हो, जबकि मॉसफेट इजिली आईसी में आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, देन आप चेक करोगे कि कैसे मॉसफेट आपका कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, देन आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से आपका जो मॉसफेट का जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के साथ किस तरह से चेंज होता है। देन इसकी भी स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग हम करेंगे, मीनिंग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे जो मॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन आप एलईडी देखोगे। ठीक है, इस नाम आई गेस सबने सुना है और आई गेस सबने फिजिकली इसको देखा भी है और घर में यूज भी कर रहे हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये काम करता है, एंड लास्ट में आपको फोटो डायोड और सोलर सेल मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बेसिकली है कोई भी एक ब्रांच, एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच जो बेसिकली क्या कर रही है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड जो सारी इंजीनियरिंग को डील कर रही है, वो ब्रांच बेसिकली क्या कहलाई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहलाई थी। मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली क्या होंगी, वो डिवाइसेस जिनकी कंडक्टिविटी, जिनका जो बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगा, जिनकी जो वर्किंग होगी वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, मीनिंग चाहे आप डायोड देख लो, डायोड में की जो वर्किंग है कि डायोड एज अ स्विच हम यूज करते हैं। ठीक है, वो किस पे बेसिकली बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर पा रहे हैं या नहीं मूव कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं मीनिंग स्विच ऑन है, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पा रहे हैं मीनिंग स्विच ऑफ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रॉन है जो कि डिसाइड कर रहा है कि डायोड किस तरह से काम करेगा। सेकेंड, इसी तरह से हमारे पास क्या है, बीजेटी है। ठीक है, बीजेटी में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर जब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की ओर होगा तब हम चेक कर पाते हैं कि किस तरह से उसका रेजिस्टेंस बीजेटी का चेंज होता है, और रेजिस्टेंस की चेंज की वजह से आपका जो वोल्टेज होता है वो एम्पलीफाई होता है। ठीक, अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो किससे बनाएंगे, सेमीकंडक्टर से बनाएंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बहुत आसान सा सिंपल सा वही है कि जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन हो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, राइट। इन जनरल जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमने बेसिक में अपने पढ़ा हुआ है कि हाँ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपके थ्री टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीनिंग क्या है, वहां पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि एक आपकी यूनिट सेल है जो आपकी पीरियोडिकली पूरे स्ट्रक्चर में पीरियोडिकली उसी का रिपीटिशन हो रहा है। बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यूनिट्स, उसी यूनिट, एक यूनिट सेल का रिपीटिशन है। अब वो यूनिट सेल आपकी हेक्सागन हो सकती है, क्यूब हो सकता है, ठीक, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बट सिंगल क्रिस्टल है। मीनिंग बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उसमें एक यूनिट सेल होगी और उसी यूनिट सेल का आपको पीरियोडिक अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आपका पॉलीक्रिस्टलाइन हुआ, पॉलीक्रिस्टलाइन मीनिंग क्या है, उसमें पीरियोडिसिटी है लेकिन पर्टिकुलर पार्ट में आपकी पीरियोडिसिटी है, मतलब पूरे पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको उस तरह की पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगी कि मतलब एक ही यूनिट सेल आपकी रिपीट कर रही हो। ठीक, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा सिंगल क्रिस्टल में कि एक ही यूनिट सेल पूरे में पीरियोडिकली रिपीटेड है, बट पॉलीक्रिस्टलाइन में इस तरह का नहीं मिलेगा। और सिमिलरली एमॉर्फस, एमॉर्फस मीनिंग यहाँ पे क्या है, आपको आपका जो जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम पे उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो प्रॉपरली अपने आप को अरेंज कर दे। मतलब अभी तक पॉलीक्रिस्टलाइन में हमने देखा, पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या था कि वहां पे आपको पीरियोडिक स्ट्रक्चर तो मिल रहा है लेकिन क्या एक पर्टिकुलर पार्ट में मिल रहा है, बट अमॉर्फस में आपको कोई पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखो सेमीकंडक्टर को जो हमने डिवाइड किया है बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया है। यहाँ जो डिवीजन है वो आपके एटम के की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कितने एटम्स हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी आगे जाके एक और डिवीजन पढ़ोगे, वहां पे आपने इम्प्योरिटी मिलाई है या नहीं मिलाई है, या इम्प्योरिटी किस तरह की मिलाई है, इस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देखिए। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मीनिंग वो सेमीकंडक्टर जो नेचर में
एक एज अ सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है, लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम। मतलब वो सेमीकंडक्टर जो बेसिकली फोर्थ ग्रुप में लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्या कार्बन जो कि फोर्थ ग्रुप का ही मेंबर है, क्या ये भी आपका एज अ सेमीकंडक्टर यूज होता है? हम्म, तो कार्बन एज अ सेमीकंडक्टर क्या ये यूज होता है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ठीक है, इसका रीजन आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, देन आपके पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली जिसमें दो टाइप के एटम्स को मिला के हमने सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन को हमने मैन्युफैक्चर किया है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ये दोनों ही टाइप के सेमीकंडक्टर आपके जो इन जनरल अवेलेबल होंगे, मतलब नेचुरली अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा ये बेसिकली क्या होंगे, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होगा जो क्या कराएंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एल्युमिनियम फॉस्फेट, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फेट हो सकता है। ठीक, इसी तरह से गैलियम और आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, अब इस गैलियम आर्सेनाइड को आगे जाके अभी अभी देखना है कि हाँ, जब एलईडी एंड फोटो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो डायोड रिलेटेड जो भी चीजें जब आप पढ़ रहे होगे वहां पे आपको गैलियम आर्सेनाइड जरूर देखने को मिलेगा। रीजन कि जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब इसका रिकम्बिनेशन होता है तो ये आपको लाइट अमिट करके देता है। ठीक है, मतलब इसको जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस होंगी इन जनरल, अगर सेमीकंडक्टर से बनी है कोई ऑप्टिकल डिवाइस तो वो किससे बनी होगी, गैलियम आर्सेनाइड से बनी होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको इंडियम फास्फेट फास्फाइड मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होगा, वो जो थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का स्पेशल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है आपका ट्राइवेलेंट एटम, टेट्रावेलेंट एटम एंड पेंटावेलेंट एटम। सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, अभी लास्ट सेमेस्टर ही पढ़ के आए होंगे, तो इन जनरल ये सबको ही क्लियर होगा। ट्राइवेलेंट मीनिंग जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो 3 हो, है ना, यानी ये थर्ड ग्रुप में लाई करेगा, है ना। अच्छा, अगर ये थर्ड ग्रुप में लाई करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी वहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका टेट्रावेलेंट होगा वो कौन होगा, फोर्थ ग्रुप का मेंबर होगा, है ना। फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, टेट्रावेलेंट होंगे। एक रीजन, इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इसी तरह से पेंटावेलेंट मीनिंग फिफ्थ ग्रुप वाले। अभी आपने यहाँ पे ये देखे, थर्ड ग्रुप में आपका बोरॉन, ये आपका कैसा है, ट्राइवेलेंट है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे कैसे हैं आपके, ट्राइवेलेंट। आगे जाके अभी आपको देखना है कि हाँ ये किस तरीके से जब इन्हीं को हम एज अ इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये किस तरह का बिहेवियर देते हैं, एक डिफरेंट टाइप का ये सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अच्छा, फोर्थ एलिमेंट या टेट्रावेलेंट जो है वो तो हमें पता ही है कि वो एज अ सेमीकंडक्टर डायरेक्टली यूज होते हैं। ठीक, और ये जो फिफ्थ वाले ये भी एज अ इम्प्योरिटी जब यूज होंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे ये भी आगे देखोगे। इन जनरल जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन जब वो इन जनरल एटम में रहेगा, जब तक वो सिंगल एटम है, ठीक, तब हमने पढ़ा है कि वो S, P, D ऐसे डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स में अपना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रहता है। लाइक एस में आपके 2 रहेंगे और इसमें आपके 6 रहेंगे। इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डिफाइंड है तब जब आपका एटम सिंगल है। बट नेचर में ऐसा होता नहीं है कि हाँ एक सिंगल एटम आपको अवेलेबल हो। ठीक है,
वहां पे बेसिकली क्या होगा, सिंगल एटम नहीं मिलेगा, वहां पे कई सारे एटम जब एक दूसरे से किसी तरह से अटैच होके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जब वो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तब आपका जो ये सिंगल, अभी आप जो आपको सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देख रहे थे एसपीडीएफ के नाम पे, या ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, बैंड फॉर्म करते हैं। वो बेसिकली आपको का बैंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से ये आपको समझ में आएगा जब आप ईके डायग्राम देख लोगे। जब ईके डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके से ये एसपीडीएफ जो डिस्क्रीट एनर्जी डायग्राम थे या एनर्जी बैंड एनर्जी स्टेट्स थी, उन वो कैसे बैंड में चेंज हो गई। ठीक है, देन आपके पास एनर्जी बैंड है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी सेमीकंडक्टर की जब हम स्टडी करते हैं, उसकी एनर्जी की स्टडी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हाँ उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा है, उसका एनर्जी बैंड गैप कितना है, उसको कितना हमें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना है या कितनी हमें ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। उन सारी चीजों को पता करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है कि हाँ उसका एनर्जी बैंड कैसा है, क्योंकि बिना एनर्जी बैंड का पता किए हम क्लियरली उसकी कंडक्टिविटी, उसकी कई सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता सकते। तो आपके पास जो जनरल एनर्जी बैंड डायग्राम किसी का भी रहेगा, वहां पे आपको दो तरह के बैंड पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। इन जनरल जब आप ईके डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि केवल यही दो बैंड है, यही दो एनर्जी के बैंड है, बट हाँ हमें जो जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है या जिससे हमारा काम चल सकता है, हम सेमीकंडक्टर को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, वो आपके कौन से, एक वैलेंस बैंड एंड दूसरा कंडक्शन बैंड। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये बेसिकली कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लाई नहीं करते, यहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में मिलेंगे, आपने कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। अब कंडक्शन बैंड में चला गया मतलब क्या हो गया, ये फ्री हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया। ये एक चीज याद रखनी है, किसी भी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर में जो हमें फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है, वो बेसिकली आपको फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन जनरल ये समझना है कि जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी किसी पर्टिकुलर एटम से ही बना होगा, वहां उस एटम के पास भी न्यूक्लियस होगा, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन इतने हाईली बॉन्डेड होते हैं, हाई होती है, उसकी वजह से क्या है कि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, तभी हमें वहां पे करंट फ्लो नहीं मिलता। जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है और वहां पे करंट आपको इजिली अवेलेबल हो जाती है, मतलब करंट का फ्लो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी एनर्जी बैंड के हिसाब के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि सॉलिड्स को डिवाइड किया थ्री टाइप्स में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इन जनरल जब आप इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हो तो उसमें जो ये एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप दिख रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना ज्यादा होता है कि हम कोई भी थर्मल या ऑप्टिकल एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा नहीं पाते हैं। मतलब अगर हम सोचें भी कि हाँ हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड कराएं और एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाए वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप है वो काफी हाई होगा। ठीक, अगर बात करो कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में ये एनर्जी बैंड गैप जो है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है वो 0 है। इनके बीच में कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं है। मीनिंग अगर तुमने बहुत माइन्यूट सी भी एनर्जी इनको किस तरह से प्रोवाइड हो गई किसी भी फॉर्म में, चाहे वो थर्मल फॉर्म में हो या ऑप्टिकल फॉर्म में हो, इनके बीच में कंडक्शन इजिली हो सकता है, ये इजिली करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के में जो ये बैंड गैप होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेस देन और इक्वल टू होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीनिंग अगर आप कुछ टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर दो तो क्या करेगा, ये इसके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी या करंट का फ्लो मिलेगा। मीनिंग ये कुछ हद तक कंडक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपने ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई, मतलब आप अगर बात कर रहे हो एट 0 डिग्री केल्विन, मतलब आपने कोई भी थर्मल एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई है,
तो क्या है, ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉपरली एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या ये प्रॉपरली एकदम कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। हाँ, कुछ इसके पास प्रॉपर्टीज कंडक्टर की आ सकती हैं जब हम इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपके पास इसको ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा जब इसको हमने थर्मल एनर्जी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके को कंडक्टर और सबकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, हाईली कंडक्टिव होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे, लेस देन और इक्वल टू 3। पीरियोडिक टेबल में कभी भी देखोगे तो जितने भी मेटल्स आपके मिलते हैं वो 1 to 3 यही 3 ग्रुप में ही आपके मिल जाते हैं ज्यादातर इन जनरल। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। एनर्जी गैप हमने अभी देखा कि 0 डिग्री केल्विन पे इनका एनर्जी गैप 0 होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक फिनोमिना इनके पास है कि अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मीनिंग कंडक्टिविटी कम हो रही है। मतलब अगर आपने कंडक्टर को हीट प्रोवाइड की, कहीं से भी कंडक्टर को हीट मिल रही है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब जो उसका बेसिक नेचर था कंडक्टर का, बेसिक नेचर क्या है, उसकी कंडक्टिविटी, अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को प्रोवाइड कराना, ठीक है, करंट को फ्लो करा पाना, तो वो कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट हो रहा है या खराब हो रहा है। तो क्या, क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। केवल कंडक्टर में ही आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा कि हाँ, जो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मीनिंग कंडक्टर के पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक, इंसुलेटर में कंडक्टिविटी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या 8 होंगे। बॉन्डिंग किस तरह की ये बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। इनका एनर्जी गैप कैसा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन से भी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इनके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, मीनिंग कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इंसुलेटर एक टाइम पे आके कंडक्ट करने लगेगा या उसमें से करंट फ्लो करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन कि हम कितनी भी टेम्परेचर थर्मल एनर्जी बढ़ा लें, हम इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैंड गैप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेमीकंडक्टर। उसकी कंडक्टिविटी कैसे होती है, इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक, यहाँ पे जितने भी सेमीकंडक्टर हमने पढ़ने हैं या हमें मिलेंगे वो सारे कैसे होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। ठीक, अच्छा, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, ये सारे के सारे बना के रखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। एनर्जी गैप इनका कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक, मीनिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे इनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होगी का मीनिंग इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। राइट ना, अभी तक आपने जो देखा कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमने इन जनरल जो देखे कि हाँ, किस तरह के एलिमेंट हमें अवेलेबल है नेचर में, हमने उसके हिसाब से देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, अब अगर हम देखें सेमीकंडक्टर को फर्दर डिवीजन जो उसका कर सकते हैं सेमीकंडक्टर का, वो उसमें मिलाई गई इम्प्योरिटी, मतलब उसका जो प्योर या इम्प्योर फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग भी हम, उसके बेस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड फॉर्म है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कैसा, जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली प्योर फॉर्म है, सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म है। मीनिंग यहाँ पे आपने इस, ये जो सेमीकंडक्टर है इन जनरल जैसा ही आपको नेचर में अवेलेबल है, आपने वैसा ही सेमीकंडक्टर ले रखा है। तो इसमें आपने कुछ एक्सटर्नली, कोई एक्सटर्नली बाहर से कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई हुई है, तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो काफी कम थी। ठीक है, इस कंडक्टिविटी के कम होने की वजह से हमारे पास इन जनरल अगर देखा जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी यूज का नहीं था। ठीक है, अभी जब आगे देखोगे, कभी फर्दर स्टडी करोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो एक ही आपको शायद इन जनरल मिलेगा, आपको एक PIN डायोड मिलेगा। बस यही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के से बनी हुई मिलेगी, जिसमें आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज किया होगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप हमने क्या किया, कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, उसके लिए हमने क्या क्या किया, कुछ डोपेंट,
कुछ डोपेंट हमने मिलाए। डोपेंट मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ एक्सटर्नल एजेंट अपने सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हो जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ हद तक सिमिलर होंगी सेमीकंडक्टर से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, या तो थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप, ये दो टाइप के हम डोपेंट यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, और जब ये डोपेंट हम इसमें ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर में, आपकी जो कंडक्टिविटी होगी, बेसिकली जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट मिलाया ही इसलिए था ताकि हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करे और हम अपने सेमीकंडक्टर को कुछ डिफरेंट डिवाइसेस बनाने में यूज कर सकें। ठीक, ये जो फिनोमिना हुआ कि हाँ हमने क्या किया, एक एडिंग किया है, बाहर से कोई डोपेंट मिलाया है, तो उसको हम, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कोई इम्प्योरिटी, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी आप सेमीकंडक्टर में मिला रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोपिंग करना बोलेंगे। और जिसको, जिस चीज का आप डोप कर रहे हो, जो भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी आप मिला रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे दो टाइप की आपकी इम्प्योरिटीज हो गई, एक जो थर्ड ग्रुप में लाई करेंगे एक्सेप्टर एटम, एक जो फिफ्थ ग्रुप में लाई करेंगे डोनर एटम। तो अगर हमने इम्प्योरिटी जो है वो एक्सेप्टर एटम की मिलाई, तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक, पी यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव के लिए स्टैंड करता है, अभी देखेंगे कैसे। ठीक, और अगर आपने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई, तो यहाँ पे आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा।